Good morning, students. Today I am going to teach you fourth chapter of SST named Democratic Republic of Congo, the land of dense forests. Listen it carefully and try to understand the whole chapter. Democratic Republic of Congo. This is the name of place which lies in the South Africa. साउथ अफ्रीका क्या है? एक कॉन्टिनेंट है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है. अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है लास्ट चैप्टर के अंदर. तो ये क्या है? जो कॉन्गो है वो है लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट. डेंस होता है घने, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, घने जंगल पाए जाते हैं. लेट्स स्टार्ट टू रीड. To understand the influence of climate on the human and vegetative life in different climatic zones, we need to cite examples of countries that lies in those zones. तो क्या है, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर ये भी रीड करा है कि जो टोटल कितने जोन्स के अंदर जो हमारी अर्थ है डिवाइड है, 3 जोन्स के अंदर डिवाइड है. अगर हमने ये इस चीज़ को स्टडी करना है कि जो डिफरेंट जोन के अंदर जो वहाँ पर ह्यूमन बीइंग है, वहाँ पर जो वेजिटेटिव लाइफ है, क्या कुछ होता है, उसको पढ़ने के लिए हमें कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल लेने पड़ते हैं जो उस जोन के अंदर आती है. टू स्टार्ट विद वी शैल डिस्कस द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दैट लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन. ठीक है, इसको शुरू करते हैं और हम डिस्कस करेंगे कॉन्गो को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कहाँ पर पड़ता है, इक्वेटोरियल रीजन के अंदर. इधर दिया हुआ ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है. अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर कॉन्गो कहाँ पर पड़ता है? ये जो पर्पल कलर का हाईलाइट किया हुआ है ये कॉन्गो है. इसको अलग भी दिखाया हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ये इक्वेटर पास हो रही है इसके सेंटर के अंदर से. तो जिस कंट्री के अंदर इक्वेटर पास होती है वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि यहाँ पर सन की जो रेज़ है वो क्या है, डायरेक्टली पड़ती है, सीधी पड़ती है. आगे पढ़ेंगे इसकी लोकेशन के बारे में, ये कहाँ पर पड़ता है. तो मैंने वैसे आपको मैप से दिखाई दिया है. द इक्वेटर पासिस थ्रू दिस कंट्री. इसके सेंटर से इक्वेटर पास होती है. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. तो क्या है ये अफ्रीका की क्या है, बड़ी कंट्रियों में से एक कंट्री ये भी है. इसका जो टोटल एरिया वो कितना है, 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. इतना एरिया के अंदर ये क्या है, फैली हुई है. The Democratic Republic of Congo located in the Central Africa and is surrounded by land on all the sides. This is why it is also called a landlocked country. तो ये क्या है, सेंटर के अंदर पड़ता है अफ्रीका के अंदर, चारों तरफ से क्या है, लैंड से ढकी हुई है. अलग अलग कंट्रीज़ के बॉर्डर लगते हैं इसको, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री. अगर मैं पूछूं कि कॉन्गो का दूसरा नाम क्या है और किस नेम से इसको बुलाते हैं, तो आंसर वुड बी लैंड लॉक्ड कंट्री. आगे है, इट इज़ सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज़. अब इसके चारों ओर, इस कंट्री के चारों ओर और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उनके नेम पढ़ेंगे. तो टोटल 9 कंट्रीज़ है. कौन कौन सी है? एंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, साउथ सुडान एंड कौन सी है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड कॉन्गो. ये टोटल 9 कंट्रीज़ हैं. दीज लेक्स आर लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक किवू एंड लेक तेंगाइंका. तो ये क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी लेक पड़ती है, ये 4 लेक्स की नेम है. आगे दिया है, डू यू नो साउथ सुडान केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 9 जुलाई 2011. अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ सुडान. इट इज़ द 54th कंट्री ऑफ अफ्रीका. तो साउथ सुडान क्या है, 2011 के अंदर इसको जो सुडान कंट्री है उससे अलग कर दिया था और ये अलग होके क्या बन गई, 54th कंट्री ऑफ अफ्रीका. The Congo River flows in the central part which is surrounded by the mountains and plateau. Mountains क्या होते हैं, जो पहाड़ होते हैं. plateau बोलते हैं जो पठारों को बोलते हैं. तो क्या है, कॉन्गो रिवर क्या है, सेंट्रल पार्ट में से फ्लो करती है. इसके चारों ओर क्या है, माउंटेन्स है और प्लेट्यू है. इसको जो इक्वेटर है 2 टाइम्स कट करती है. टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट लाइज रुवेंजोरी माउंटेन्स एंड नॉट द लोकेशन ऑफ द मेजर लेक्स अलॉन्ग इट्स ईस्टर्न बाउंड्री. तो क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट कौन सा होता है,
ये जो कॉर्नर होता है, ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, ये होती है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होती है। जो इसको सेंटर वाला पार्ट होता है कॉर्नर पे, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो कॉन्गो के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पे क्या है, रवंजोरी माउंटेन है। आगे क्या दिया है, द कॉन्गो रिवर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, द लॉन्गेस्ट रिवर इज़ द नाइल। सबसे लंबी रिवर कौन सी है, नाइल। और सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि कॉन्गो रिवर कौन से नंबर पे बड़ी रिवर है, तो आंसर होगा सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका की। उसके बाद पढ़ेंगे इसके क्लाइमेट के बारे में, वहाँ का मौसम कैसा रहता है। तो क्लाइमेट कॉन्गो का क्या है, ट्रॉपिकल। हैवी रेन्स अकर ऑलमोस्ट डेली, वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, जंगल है, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली बारिश ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या है, डेली बारिश होती है। द मेन फीचर्स ऑफ द ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर रेन्स थ्रू आउट द ईयर, सारा साल बारिश होती है। हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, क्योंकि इक्वेटर पास होती है, तो सन की रेज क्या है, डायरेक्टली फॉल करती है। हाई ह्यूमिडिटी, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमस होना, जो एयर है उसके अंदर क्या है, मॉइस्चर ज़्यादा होना। अनकम्फर्टेबल डे टाइम, दिन के समय बहुत गर्मी होती है, बड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील होता है। कंपैरेटिवली प्लेजेंट इवनिंग्स एंड नाइट्स, तो शाम और रात क्या है, उसकी कंपैरेटिवली थोड़ी शांतमय होती है, अच्छी होती है। कॉन्गो हैज़ हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। अब क्लाइमेट पूछे तो आंसर क्या होगा, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, और क्या है, बारिश होती है, तो वेट रहता है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है। रेनफॉल अकर्स ऑल द ईयर राउंड एंड इज कॉल्ड द कन्वेक्शनल रेन, सारा साल रेन होती है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेन। इट रेन्स इन द आफ्टरनून आफ्टर द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द मिड डे, तो क्या है, दोपहर के समय क्या है, यहाँ पर बारिश होती है। तो ये था क्लाइमेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेजिटेशन, यहाँ पे होता क्या क्या है, कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस रीजन हैज़ थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट, बहुत बड़े बड़े क्या है, मोटे मोटे वहाँ पे जंगल है, पेड़ पाए जाते हैं। ट्रीज़ आर टॉल एंड हार्ड वुडेड, बहुत लंबे ट्री हैं और उनकी जो लकड़ी है वो बहुत सख्त है, हार्ड है। दीज फॉरेस्ट्स आर अनइकोनॉमिकली बिकॉज ऑफ द थिक अंडरग्रोथ ऑफ द बुशेस एंड श्रब्स। अनइकोनॉमिकली क्या है, मतलब इससे ये नहीं है कि इसको बेच देंगे कोई पैसा मिलेगा ये कुछ, क्योंकि जो इसके नीचे वाली जगह है जंगलों के अंदर, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, कोई अंदर जा ही नहीं सकता। इबोनी, माहोगनी, रबर आर यूजफुल ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट, तो इन जंगलों के अंदर कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, इबोनी के, माहोगनी के, रबर के। सराउंडिंग द एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर द ग्रासलैंड विद शॉर्ट ट्रीज, तो इन जंगलों के चारों ओर क्या है, छोटी छोटी ग्रासलैंड है, छोटा छोटा घास है, उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे ही ट्रीज हैं। हेयर द क्लाइमेट इज़ नॉट सो हॉट एंड वेट, तो यहाँ पर क्या है, क्लाइमेट ना तो ज़्यादा गर्म है ना गीला होता है। इस ग्रासलैंड को हम क्या बोलते हैं, स्वानास। तो ये था वेजिटेशन के बारे में। आगे पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ, वहाँ पर कैसे एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पर कौन से बर्ड्स रहते हैं। Many types of animals and birds such as monkeys, gorillas, pigeons, chimpanzees, baboons, okapi, a horse-like animal, deadly insects, python snakes are found in these forests. इन जंगलों के अंदर क्या है, ये जो एनिमल्स हैं ये पाए जाते हैं। बबून्स होता है, एक मंकी होता है, उसका जो फेस होता है वो डॉग की तरह होता है। ओकापी क्या है, हॉर्स लाइक एनिमल्स होता है। तो ये सारे क्या है, उन थिक जंगलों के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद है, ये दिया ही हुआ है बेबून्स इधर पिक्चर के अंदर। उसके बाद है मार्शी एरिया आर द होम्स टू एलिफेंट्स, राइनोसर्स एंड द हिप्पोपोटामसेस। लार्ज वेराइटी ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड हेयर। मार्शी एरिया होता है जो दलदल वाला होता है, गीला सा होता है, कीचड़ वाला एरिया, उसको मार्शी एरिया बोलते हैं। वहाँ पे क्या है, राइनोसोर्स, एलिफेंट्स और हिप्पोपोटामसेस रहते हैं। आगे दिया है, डू यू नो द थिक फॉरेस्ट्स ऑफ द कॉन्गो आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट इवन फॉर द सनलाइट टू पास थ्रू द कैनोपी ऑफ द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज इन द जंगल। तो क्या है, इनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं क्योंकि जो इनकी पत्तियां हैं वो नहीं गिरती। घने जंगलों के कारण, ज़्यादा उनकी पत्तियों के कारण, तो क्या है, जो सन की रेज़ है वो भी जो नीचे ग्राउंड पर है वो नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो घने काफ़ी हैं, डेंस होने के कारण सन की रेज क्रॉस ही नहीं कर सकती। उसके बाद क्या है, लाइफ ऑफ पीपल। हमने वाइल्ड लाइफ पढ़ ली, क्लाइमेट पढ़ लिया, वेजिटेशन पढ़ ली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं।
उनकी लाइफ कैसी है। तो कॉन्गो गॉट इंडिपेंडेंस इन द 1960 एंड इज थिनली पॉपुलेटेड 3.6 मिलियन पीपल। द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल हेयर। तो क्या है, इसको जो आज़ादी है वो कब मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी 1960 के अंदर। थिनली पॉपुलेटेड का मतलब है कि बहुत कम जनसंख्या है, ओनली कितनी है, 3.6 मिलियन पीपल है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो क्लाइमेट कंडीशंस है वो फेवरेबल नहीं है, हमारे रहने के योग्य नहीं है। द पीपल लिविंग इन दिस रीजन हैव टू स्ट्रगल हार्ड फॉर अ लिविंग। उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है रहने के लिए। द मेजॉरिटी ऑफ देम आर बंटू निग्रोज। वहाँ पर ज़्यादा लोग कौन से रहते हैं, बंटू निग्रो हैं वो। दे आर टॉल, हैव करली हेयर एंड लिव इन अ ट्रेडिशनल वे। वो क्या है, बहुत लंबे लंबे हैं, काले हैं, और उनकी क्या है, जो घुंघराले कर्ली टाइप बाल होते हैं उनके, और क्या है, अपने वो उनका जो ट्रेडिशन है उसी के हिसाब से रहते हैं। दे स्पीक द बंटू लैंग्वेज एंड इंजॉय म्यूज़िक एंड डांस। वो क्या है, बंटू लैंग्वेज ही बोलते हैं, डांस करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, ये इनका मतलब ऐसे वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, इंजॉय ऐसे करते हैं। पीपल लिविंग इन द कॉन्गो बेसिन आर कॉल्ड पिग्मीज। तो क्या है, जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, पिग्मीज। दे आर शॉर्ट इन हाइट, लिव इन अ टेम्परेरी हट्स। तो वो क्या है, उनकी क्या है, हाइट छोटी होती है, वो क्या है, टेम्परेरी हट्स के अंदर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने घर बना लिया, वो सारी उम्र यहाँ पे रहेंगे, नहीं, वो टेम्परेरी जहाँ जाते हैं अपनी हट झोंपड़ी बना लेते हैं। मोस्ट ऑफ द हट्स आर बिल्ट ऑन ट्रीज और ऑन पोल्स बिकॉज द ग्राउंड इज़ वेट एंड मार्शी। तो वो क्या है, अपनी जो झोंपड़ियाँ हैं वो कहाँ पर बनाते हैं, पोल्स के ऊपर या फिर ट्रीज़ के ऊपर बनाते हैं, क्योंकि जो नीचे वाला एरिया होता है वो क्या होता है, मार्शी होता है, वहाँ पर गीला होता है, दलदल होता है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं खाना ढूंढने के लिए। अब नीचे कुछ टर्म्स दिए, कन्वेक्शनल रेन, टाइप ऑफ रेनफॉल स्पेशली इन ट्रॉपिकल एरियाज वेयर ग्राउंड इज हीटेड फ्रॉम द हॉट सन। उस कन्वेक्शनल रेन, उस टाइप की रेन को, बारिश को बोलते हैं जहाँ पर क्या है, ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में होती है, जहाँ पर क्या है, जो ग्राउंड है तो वो धरती है वो सन से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। हीट से क्या है, जब बारिश होती है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेन। मार्शी, सॉफ्ट एंड वाटरी, जैसे मैंने आपको बताया है कि दलदल वाला जो एरिया, कीचड़ वाला एरिया, उसको हम मार्शी एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है पीपल के बारे में, हंटिंग एंड गैदरिंग फूड इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। तो उन जो लोग वहाँ पर रहते हैं कॉन्गो बेसिन के अंदर, उनका जो मेन काम है वो क्या है, हंटिंग, वो शिकार करते हैं और अपना खाना गैदर करते हैं। दे लीड प्रिमिटिव लाइफ, प्रिमिटिव होता है पुरानी, ओल्ड, वो क्या है, अपना पुराना जीवन ही जीते हैं। दिस कंट्री इज़ वेरी रिच इन वाटर रिसोर्सेज बट दे आर येट टू बी डेवलप्ड। वहाँ पर पानी के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो अभी भी अंडर डेवलप है, अभी उतनी कंट्री डेवलप नहीं है। तो ये था उन लोगों के बारे में जो वहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिनरल्स, वहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। तो क्या दिया है, कॉन्गो इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कौन कौन सी हैं, कोबाल्ट है, बॉक्साइट है, कैडमियम है, कॉपर है, पेट्रोलियम है, डायमंड, गोल्ड, जिंक, आयरन, मैग्नीज, यूरेनियम, सिल्वर, रेडियम एंड कोल आर द मेन मिनरल्स फाउंड हेयर। तो इतने सारे मिनरल्स वहाँ पर मिलते हैं। द कॉन्गो रीजन इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मेथड होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, तो ये क्या है, सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड का। इसके बाद पढ़ लेते हैं ऑक्यूपेशन। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हेयर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ स्टिल इन प्रैक्टिस। तो लोगों की ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग है, वो खेती करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है कि जितना टाइम फसल होती है ठीक है, फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्रॉप्स यहाँ पर कौन कौन सी होती है, राइस होती है, चावल हो गए, मेज़, मक्का, शुगर केन एंड कसावा। जो कसावा इज़ द रूट क्रॉप एंड द मेन फूड ऑफ द पीपल। तो जहाँ पर क्या है, जो मेन क्रॉप क्या है वो कसावा है, यही लोगों का मेन भोजन है। कैश क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन आर कोकोआ, कॉफ़ी, टोबैको, कॉटन, रबड़ एंड ऑयल पाम। तो कैश क्रॉप्स इनकी ये वाली है। उसके बाद क्या है, फ़िश इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो वो क्या है, फ़िश खाते हैं क्योंकि ये उनका क्या है, डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फ़िश के बिना तो उनका मील कंप्लीट ही नहीं होता। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ नॉट वेल डेवलप्ड एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड रेलवे। तो ट्रांसपोर्ट उतना अभी वहाँ पे क्या है, डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल है रोड्स को बनाना, रेलवे लाइन को बनाना।
थ्रो द थिक फॉरेस्ट एंड मार्शी लैंड, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जंगल ही जंगल है, कहीं पर क्या है जो लैंड है वो क्या है गीली है, कीचड़ है, दलदल सा रहता है, तो रोड और रेलवेज का ट्रैक बिछाना वहाँ पर अभी मुश्किल है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स, वहाँ पर क्या है ज़्यादातर वाटर ट्रांसपोर्ट है जो पानी के अंदर चलती हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर हैज़ बीन सम डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ फास्ट बिकमिंग पॉपुलर हेयर। तो क्या है कि आज़ादी के बाद वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, और जहाँ पर जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो क्या है थोड़ा ज़्यादा फेमस हो रहा है। उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स, नियरली 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन द टाउन्स एंड सिटी। तो जितनी पूरी यहाँ की कॉन्गो की पॉपुलेशन है उसका 30% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, टाउन्स और सिटीज़ के अंदर। द लार्जेस्ट सिटी इज़ किनशासा, द कैपिटल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो सबसे बड़ी कौन सी है, किनशासा, ये क्या है कॉन्गो की कैपिटल है। उसके बाद क्या दिया है, इट इज़ सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ द कंट्री, तो ये कहाँ पर पड़ती है, कॉन्गो के वेस्ट एंड साइड, वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, ये इसकी कैपिटल है। अदर सिटीज़ आर लुबम्बाशी, कटांगी, किशनगनी एंड मटाडी। मटाडी इज़ द मेन सी पोर्ट, तो ये अदर इसकी जो मेजर वो है सिटीज़, जो मेन सी पोर्ट है जो जहाँ से समुद्री जहाज चलते हैं वो कौन सा है, मटाडी। उसके बाद यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वॉज कॉल्ड ज़ेरी फ्रॉम 1971 टू 1977, इट वॉज अर्लियर नोन एज द बेल्जियन कॉन्गो। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को पहले क्या कहा जाता था, ज़ेरी, ZAIRE, कब से कब तक, 1971 टू 77। ठीक है, इट वॉज अर्लियर नोन एज, इसको पहले क्या कहते थे, बेल्जियन कॉन्गो। तो पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ का कैसा है, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट एज वेल एज द हेड ऑफ द स्टेट। क्या है यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जो लोग हैं वहाँ के वो अपनी गवर्नमेंट को और अपनी स्टेट के हेड को इलेक्ट करते हैं, वो ही चुनते हैं। नीचे दिया गया है प्रिमिटिव का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया है कि ओल्ड बहुत पुराना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होता है हैविंग इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट हु इज़ ऑल्सो इलेक्टेड। डेमोक्रेटिक क्या है, मीन्स जो गवर्नमेंट है वो लोग उसको चुनते हैं, रिपब्लिक क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट हु इज़ ऑल्सो इलेक्टेड, जिसको हम इलेक्ट करते हैं और वो बाद में हेड बनता है, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। ठीक है, तो ये था हमारा 4th चैप्टर। दिस इज़ डन फ्रॉम माई साइड, आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। Listen and watch the video very carefully and try to understand it, because all the book work and question answer would be from this chapter. So thank you so much.